दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में खास प्रीमिक्स है, इको सर्विस से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके 2021 के प्रीलिम्स के लिए। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले, जो हमारी प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज चल रही है, तो कल पॉलिटी का दिन था, 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। सोल्यूशंस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात हुई थी यूनिक आईडी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज प्रोजेक्ट के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई थी, पूछा गया था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट थी, उसी के आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थी। R2 में देखते हैं, यहां पर आपको अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में बात की गई थी। आपको बताना था कि कौन कौन से इंडिया में अडॉप्ट किए गए हैं। तो पहली 2 ही आपके यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। वहीं बात करें R3 के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी थी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर आपकी इनकरेक्ट थी, और उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो जिसने भी सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी के साथ करेक्टली इन आंसर्स को दिया है, तो वहां पर वो हमारे विनर रहे हैं, और वो चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम की स्टोरीज, वहां पर विनर डिक्लेयर किए जा चुके हैं। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की। पहला क्वेश्चन आपका इको सर्वे से, जहां पर बात की जा रही है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल के बारे में। दी गई हैं 4 स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स यहां प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं ये आपका डिफरेंस रहेगा बिटवीन द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन इकोनॉमी एंड द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ। सेकंड में कह रहे हैं द मोर नेगेटिव द IRGD, जितना ज्यादा नेगेटिव रहेगा उतना ही आसान रहेगा सरकार के लिए कि वो इंश्योर कर सकें डेट सस्टेनेबिलिटी। थर्ड में कह रहे हैं कि पिछले, आप देखें अगर हम 20 से 25 सालों में, तो इंडिया का जो IRGD है वो पॉजिटिव रहा है फॉर द मोस्ट ऑफ द इयर्स, विच हैज कॉज्ड डेट लेवल्स टू डिक्लाइन। और फोर्थ में कह रहे हैं कि जो आपके चेंजेस हैं IRGD में, वो मोस्टली आपकी किस वजह से आ रहे हैं कि जो इंटरेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, ना कि जो आपके ग्रोथ रेट्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत अगर आप कॉमन सेंस यूज करें, बहुत इजीली आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, IRGD के बारे में जो बात की गई है पहली स्टेटमेंट में, बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। ये आपका डिफरेंस रहता है किसके बीच में, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो आपका नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ है। अगर अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा, इंटरेस्ट माइनस हम आपका ग्रोथ करेंगे, तो अगर आपकी ग्रोथ का जो नंबर है वो ज्यादा रहेगा, जो कि बेनिफिशियल भी है किसी भी सरकार और कंट्री के लिए, तो वो आपका नेगेटिव दिखाएगा। ठीक है जी, तो उसी के आधार पर आपकी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि अगर आपका IRGD जितना नेगेटिव होगा, उतना ही इजी रहेगा सरकार के लिए कि वो अपनी डेट सस्टेनेबिलिटी को वहां पर इंश्योर कर सकें। ठीक है जी, पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट होगी, और उसी के आधार पर काफी इजीली आप ए ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। वैसे थर्ड और फोर्थ में भी डिस्कस कर लेते हैं क्या बेसिक चीजें यहां पर बात की गई हैं कि पिछले अगर 20 से 25 सालों की बात करें, तो इंडिया का जो आपका GDP ग्रोथ है, अगर आप उसे अच्छे से देखें तो काफी अच्छे तरीके से वहां पर बढ़ा है। ठीक है जी, तो उसकी वजह से जो आपका IRGD है वो आपका नेगेटिव है, ना कि पॉजिटिव। तो उसी के आधार पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और जो आपके ग्रोथ रेट में हमारे चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से आपके IRGD में चेंजेस आए हैं, क्योंकि जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें इतने चेंजेस नहीं आए हैं यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पहली 2 ही करेक्ट हैं, और उसी के आधार पर ए ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो यही चीज आपकी यहाँ पर भी डिस्कस की गई है, आप पढ़ सकते हैं इस अच्छे से। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर आपको पूरा बता दिया गया है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल के बारे में, पूरी आपको डेफिनेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है कि पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, जहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको क्या बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपकी पॉलिसी है रेगुलेटरी फॉरबियरेंस की, वो अडॉप्ट की गई थी फॉलोइंग द 1932 ग्रेट डिप्रेशन। सेकंड में कह रहे हैं अ प्रोलॉन्ग्ड पॉलिसी ऑफ रेगुलेटरी फॉरबियरेंस अलाउ करती है बैंक्स को कि वो अंडरटेक कर सकें हायर रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिस्की लेंडिंग। और थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपका सऊदी अरेबिया है, इट इज वन ऑफ द अर्ली रिजॉल्वर्स कि जिन्होंने अपनी पीक रीच की है NPS की इन 2015 एंड 19। तो यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, फैक्ट बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल दोनों का ही मिक्सचर है यहाँ इस क्वेश्चन में। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। जो ये पॉलिसी है रेगुलेटरी फॉरबियरेंस की, तो ये आपकी 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके बाद ये लागू की गई थी, जो कि आपकी 2015 तक ये रही थी।
ठीक है जी। और उसी के आधार पर सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली बताया गया है कि इसके चलते क्या अलाउ किया गया था बैंक्स को। और जो आपके सऊदी अरेबिया के बारे में बात की है, अर्ली रिजॉल्वर्स तो हैं, बट ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर गलत मेंशन किया गया है। करेक्ट क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली जो हमने बात की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद ही आपका ये जो पॉलिसी है ये लागू की गई थी, जिसके चलते जो बैंक्स थे उन्हें वहाँ पर अलाउ किया गया था कि वो कुछ अपने नॉर्म्स रिलैक्स कर सकें फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एसेट्स। ठीक है जी। अब उसके अलावा जो यहाँ पर अर्ली रिजॉल्वर्स के बारे में बात की जा रही थी, जो कंट्रीज थी जिन्होंने रीच कर ली थी अपनी पीक एनपीएस ड्यूरिंग 2009 एंड 2010, उन्हें अर्ली रिजॉल्वर्स का दर्जा दिया गया। जैसे आपको यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है जी। जो लेट रिजॉल्वर्स कौन थे, जिन्होंने 2015 से 2019 के बीच में ये आपका पीक यहाँ पर रीच किया है, इंडिया, चाइना, पोर्टुगल, ये उनमें से कुछ कंट्रीज हैं। तो इंपॉर्टेंट है इस तरीके की टर्म्स के बारे में आपको पता होना, और खासकर कि उस टर्म का एग्जैक्ट मतलब क्या है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके चलते वो टर्म आपकी किसी और टर्म से डिफरेंशिएट की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड का फर्क है। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी कंट्रीज में आपकी इंक्लूडेड है इन दोनों ही कैटेगरीज में, ये पता होना। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ज़ॉम्बी फर्म्स के बारे में बात हो रही है। यहां पर दी गई हैं दो स्टेटमेंट्स, पूछा गया है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपके ज़ॉम्बीज हैं दे आर टिपिकली आइडेंटिफाइड किस चीज से, जहां पर रेशो निकाली जाती है किसी भी फर्म की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू इट्स टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस। सेकंड में कह रहे हैं फर्म्स विद एन इंटरेस्ट कवरेज रेशो हायर देन 1 आर अनेबल टू मीट देयर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, जो कि क्लियर हो रहा है रेशो के हिसाब से, फ्रॉम देयर इनकम एंड आर कैटेगराइज्ड एज ज़ॉम्बीज। अब ये जो आपकी बात रखी गई है, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, वो तो आप ही बताएंगे। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो अगर आप देखें जो ये रेशो निकाली जा रही है ऑफ अ फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, प्रॉफिट आपका यहां पर रख दिया गया, और जो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है कि सपोज उन्होंने किसी प्रकार का लोन लिया है, उसके अब उन्हें भरपाई करनी है। अब वो जो भरपाई करनी है, अगर वो उतना कमा ही नहीं पा रहे हैं तो बेसिकली वो वहां पर उतनी ज्यादा अर्निंग नहीं जनरेट कर पा रहे हैं जितनी उन्हें करनी चाहिए, और इसीलिए वो आपकी ज़ॉम्बी फर्म्स कहलाती हैं। तो ये कब होगा कि जब आपका ये जो अमाउंट है, सपोज आपका 2 यूनिट ले लेते हैं, या आपका 3 यूनिट है कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो ज़्यादा है देन द प्रॉफिट, तो वहाँ पर जो आपकी ये रेशो आएगी ये लेस देन 1 आएगी। तो जब आपकी लेस देन 1 आएगी इस तरीके की रेशो, जो कि यहाँ पर हायर देन 1 की बात की गई है, तो तभी आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट भी है। तब इस तरीके की जो फर्म्स रहेंगी उन्हें हम ज़ॉम्बी फर्म्स कहते हैं। ठीक है जी। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के बारे में यहां पर बात की गई है। दी गई हैं 2 स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो BNI है एक अटेम्प्ट है टू क्वांटिफाई कि जो बेसिक नीड्स की अप्रोच है टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूजिंग जो डाटा जो आपका नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस आपका वहां पर जनरेट करता है। सेकेंड में कह रहे हैं जो इंटरेस्ट रेट डिस्पैरिटीज हैं इन द एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज वो इंक्रीज हुआ है इन 2018 कंपेयर टू 2012 अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो यहां पर आपको कंसेप्ट भी पूछ लिया गया है और उससे रिलेटेड फैक्ट भी पूछ लिया गया है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, इस इंडेक्स के बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताया गया है, पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो इस तरीके के फैक्चुअल रिजल्ट्स, कंसेप्चुअल नेचर के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, खासकर जो इंडेक्सेस रहते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स रिलीज किए गए हैं, किसके द्वारा किए गए हैं, और बेसिकली क्या की आपकी फाइंडिंग्स थी उस पर्टिकुलर इंडेक्स की। तो BNI क्या मेजर करता है, एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति को सर्वाइव करने के लिए फॉर ऑल द हाउस होल्ड, जो कि आपके रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में है, एंड द ऑल इंडिया लेवल। ठीक है जी। इस लेवल पे से कैलकुलेट किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके 26 कंपेरेबल इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, जो आपके 5 डिमेंशंस में यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। तो बेसिकली अगर आपको डायरेक्टली यहीं से पूछ लिया जाए कि कौन से वो 5 डिमेंशंस है जिसके तहत आपका ये BNI डिसाइड किया जाता है, तो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है जी। बेसिक्स अटेम्प्ट क्या है यहाँ पर कि क्वांटिफाई किया जा सके कि जो हमारी बेसिक नीड्स की जो अप्रोच है टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वहाँ पर उसे कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है, ये देखने के लिए कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बेसिक नीड्स है उसे पूरा भी कर पा रही है या नहीं। ठीक है जी। की फाइंडिंग्स क्या पाएगी 2018 के साथ जो कंपेयर किया गया 2012 के लेवल्स को, तो वहां पाया गया कि जो आपका एक्सेस है टू द बेयर नेसेसिटीज वो सभी स्टेट्स में इंप्रूव हुआ है, और जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज हैं इन द एक्सेस टू द बेयर नेसेसिटीज वो आपकी कम हुई है, ना कि बढ़ी है 2018 के
लेवल में अगर हम उसे कंपेयर करें 2012 के लेवल के साथ, दोनों ही आपके रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में। ठीक है जी, तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक सी बात रखी गई थी इको सर्वे में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड आपसे पूछ लिया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। बताइए जी, ये 4 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से पॉइंट या कौन सा एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका इनकरेक्ट है। पहले में आपकी बात की गई स्कीम के बारे में कि हेल्थ केयर के लिए रखी गई है, जो कि आपका प्रोवाइड करेगा ऑफ अप टू INR 5 लाख पर फैमिली पर ईयर ऑन द फैमिली फ्लोटर बेसिस। सेकंड में कह रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आपका ये प्रोवाइड करता है। थर्ड में कह रहे हैं आपकी 3 डेज की प्री हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्रोवाइड करता है एंड 15 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। और डी में कह रहे हैं जो आपके हाउस होल्डर्स हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं आर बेस्ड ऑन द डिप्रीवेशन एंड ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कि आपका 2011 का है। तो ये आपके लिए 4 पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहां पर आपकी इनकरेक्ट है बी स्टेटमेंट, प्राइमरी हॉस्पिटलाइजेशन को ये कवर नहीं करेगा, सेकेंडरी और टेरिशरी हॉस्पिटलाइजेशन को यहाँ पर कवर करेगा। ठीक है जी, तो इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स हैं एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खासकर क्या क्या पॉइंट्स उस स्कीम के अंदर लिखे गए हैं। जैसे इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बात कर लें, पता है आपको आयुष्मान नाम जुड़ गया है, हेल्थ केयर से रिलेटेड ही रहेगी, बट यहाँ पर अमाउंट कितना रखा गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर फैमिली पर ईयर ऑन अ फैमिली फ्लोटर बेसिस पर यहाँ पर तैयार किया गया है। कि इसका मतलब क्या है, फैमिली फ्लोटर का मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट है इट कैन बी यूज्ड बाय वन और ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मतलब कि एक परिवार का ये जो अमाउंट है यहां पर 5 लाख का रखा गया है। प्रोवाइड क्या करेगा, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है जी, साथ ही साथ जो 15 दिन का आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दे दिया गया है, 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन दे दिया गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो बेनिफिशरीज हैं वो इंक्लूड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ इंडिविजुअल्स अक्रॉस 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज। ठीक है जी, जो कि आपके बॉटम 40% आपके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंडियन पॉपुलेशन के। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन में बात हो रही है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स के बारे में, जो आपका ये हमने पर्टिकुलरली एक प्रीमिक्स में डिस्कस भी किया है। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया है। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका इंडेक्स है उसमें बेसिकली ये देखा गया है कि उसने दिखाया है दैट इट हैज ग्रोन मोर देन 100% इन द स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। थर्ड में कह रहे हैं जो आपकी कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है, इट इज वन ऑफ द 5 पैरामीटर्स जो कि एनेबल करता है मेजरमेंट ऑफ डीपनिंग एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन द कंट्री ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं इस पर्टिकुलर डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स से रिलेटेड। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये आपका नीति आयोग द्वारा रिलीज नहीं किया जाता, ये आपका RBI द्वारा रिलीज किया गया है, और उसी के आधार पर सेकंड और थर्ड सेट में जो बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, और वहीं से आपकी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो बेसिकली जितने भी आपके इस तरीके के इंडेक्स हैं इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा सकता है। तो RBI ने यहाँ पर आपका कंपोजिट डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का तैयार किया है, जो कि कैप्चर करेगा कि किस तरीके से जो डिजिटाइजेशन है पेमेंट्स की वो उसका एक्सटेंट क्या रहा है हमारी कंट्री में। तो उसी के आधार पर कहा गया है दैट इट हैज़ ग्रोन मोर देन 100% इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसके चलते आपका ये तैयार किया जाता है। कौन कौन से हैं, पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन कौन से यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म्स तैयार किए गए हैं जिसके चलते पेमेंट की जा सकती है, डिमांड साइड में भी और सप्लाई साइड में भी। फिर आपका पेमेंट परफॉर्मेंस किस तरीके से काम कर रही है, कि आपकी जो पेमेंट है कहीं किसी सर्वर के चलते डाउन होने के चलते वहीं पर तो नहीं फंस गई है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है। और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इन सभी की यहाँ पर परसेंटेज भी लिखी गई है कि कितनी परसेंटेज इनका क्राइटेरिया रखा गया है जब ये इंडेक्स यहाँ पर तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना इस तरीके के सभी इंडेक्स के बारे में। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोदर्पण इनिशिएटिव के बारे में यहां पर बात की जा रही है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी मिनिस्ट्रीज के साथ ये इनिशिएटिव आपका एसोसिएटेड है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए जी, ये आपका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। तो क्या है ये मनोदर्पण इनिशिएटिव, तो बेसिक सी बात यहाँ पर रखी गई थी हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, जिसके अंतर्गत ये आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट द्वारा। क्या बेसिक सा एम है कि जो साइको सोशल सपोर्ट है
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोवाइड करना किसे, स्टूडेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को एंड टीचर्स को फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड-19। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आपकी जितनी भी स्कूल्स की स्टडीज़ हैं वो अब घर से ही हो रही हैं, ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिस एक्सपोजर की ज़रूरत है बच्चों को इस एज में वो उन्हें नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी प्रकार की उन्हें साइको सोशल सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ सके। सेम गोज विद द टीचर्स की वो पहले ऑफलाइन मोड के साथ इतने कंफर्टेबल थे, बट अब उनको ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट होना है, काफ़ी दिक्कतें फॉलो करनी पड़ रही हैं। तो इसी चीज़ के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें आपका नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर तैयार किया गया है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, जो कि बेसिकली मैन किए जाएंगे बाय द ट्रेन ऑफ एक्सपीरियंस्ड काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ताकि उनकी किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी उन्हें लगता है कि उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो उसे हेल्प कर सकें। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है इस तरीके के इनिशिएटिव्स। आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी ऐसे इनिशिएटिव्स कोड कर सकते हैं अपने पॉइंट को वहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं इंडिया में आपके 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि रजिस्टर हुई हैं अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका सॉवरन क्रेडिट रेटिंग है, एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट है ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ कंट्री और सॉवरन एंटिटी। थर्ड में कह रहे हैं ये जो आपका रेटिंग है ये इन्वेस्टर्स को इंसाइट देती है इनटू द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है विद इन्वेस्टिंग इन अ डेट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री इंक्लूडिंग एनी पॉलिटिकल रिस्क। और डी में कह रहे हैं इन जनवरी 2021 जो आपका इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट है, सॉवरन एंड नॉन सॉवरन, वो एक्सीड कर चुका है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से। ये आपकी 4 फैक्ट्स, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, बताइए इनमें से कौन स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपकी डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कि ऐसा कुछ नहीं है, डेट हमारा नहीं बढ़ा है, अभी भी हमारे जो इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं वो इंडिया के टोटल एक्सटर्नल डेट सॉवरन एज नॉन सॉवरन से ज़्यादा ही हैं। ठीक है जी, तो बेसिकली इंडिया की जो बात की गई है यहाँ पर आपके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में जो कि रजिस्टर्ड हैं सेबी के अंडर, तो कौन कौन सी हैं, क्रिसल, ICRA, केयर, समेरा, फिच इंडिया एंड ब्रिकवर्क रेटिंग्स। इंपॉर्टेंट है इनके नाम पता होना और खासकर कि कौन कौन से आपके ये 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और बाकी तो आपको चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं। वहीं जो लास्ट स्टेटमेंट में बात हुई थी जो आपकी इनकरेक्ट भी थी, तो क्या करेक्ट फैक्ट्स हैं वहाँ पर जो कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो वो खड़ते हैं कहाँ पर, US डॉलर्स 584.24, ये आपका करोड़ में है। एज ऑफ जनवरी 2021 ग्रेटर देन इंडिया टोटल एक्सटर्नल डेट सॉवरन एंड नॉन सॉवरन ऑफ US डॉलर 556.2 बिलियन, तो बिलियन में यहाँ पर फिगर रखा गया है आपका। ठीक है जी, और ये आपका एज ऑफ सितंबर 2020 के हिसाब से ये डेटा है। तो इंपॉर्टेंट है इस तरीके के डेटा के बारे में। अगर आप स्टेट PCS भी दे रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको पर्टिकुलर वहाँ पर ऑप्शंस में डेटा दिया होगा, इतना अमाउंट दिया होगा कि बताइए जो इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं कहाँ आपकी उसकी वैल्यूएशन खड़ती है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, GIS एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, सेकंड में कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, थर्ड में कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में। तो क्या है ये GIS एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम, तो यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री है कॉमर्स और इंडस्ट्री की, उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल GIS एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम, जो कि हेल्प करेगा इन्वेस्टर्स को कि उन्हें वहाँ पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके कि किस प्रकार जो हमारी इंडस्ट्रियल लैंड और रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है जी, तो इसके चक्कर से क्या रहेगा कि जितनी भी इन्वेस्टर्स की एक नीड रहती है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जाना, ऑफिसेज में जाना, वहाँ पर जाके इंफॉर्मेशन गैदर करना, क्लियरेंसेस के लिए जाना, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर एक एलिमिनेट कर देगा और एक पर्टिकुलर होलिस्टिक एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार किया गया है, सिस्टम तैयार किया गया है बाय इंटीग्रेटिंग द इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम विद द स्टेट GIS जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के लिए भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो काफी इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं जो आपके FDI की लिमिट है इन द डिफेंस सेक्टर वो इंक्रीज हुई है बियॉन्ड 74% थ्रू ऑटोमेटिक रूट। सेकंड में कह रहे हैं मॉरिशियस हैज बीन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन इंडिया इन
दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, यहाँ पर आपका 2020 होगा। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ इनकरेक्ट हैं। तो बेसिकली जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उन्होंने इंक्रीज तो की है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट, बट वो आपके ऑटोमेटिक रूट की ऑलरेडी ही 49% थी, तो उससे 74% तक लेके गए हैं। और जो आपकी गवर्नमेंट रूट के थ्रू है वो आपकी बियॉन्ड 74% है। तो वहां पर आपसे क्वेश्चन में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही पूछा गया था। और बात करें एफडीआई के बारे में तो टॉप सोर्स अभी का आपका सिंगापुर रहा है। इंपॉर्टेंट है इस तरीके से आपको इस तरीके के फैक्ट्स के बारे में पता होना कि कौन कौन सी कंट्रीज कौन कौन सा रैंक पर वहां पर खड़ती हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो कि एक्सक्लूसिवली आपके इको सर्वे से ही रिलेटेड थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप में से सभी ने इसे अच्छे से अटेम्प्ट किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए ताकि जो आपकी प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। कुछ ही समय बचा है, अब आपके कुछ ही दिन बचे हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एक सर्टेन कॉन्फिडेंस वहाँ पर गेन कर सकें और उसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएं और अपने आप को कट ऑफ के उस पार ले जाएं। तो इसी आपकी प्रिपरेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए हमने शुरू की है प्रीमिक्स रिवीजन सीरीज, जिसमें कि हमने जो ऑलरेडी एक साल में आपके प्रीमिक्स कवर किए हैं वो हम यहाँ पर रिवाइज करते हैं। डेली 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पुराने प्रीमिक्स से रिलेटेड। सिलेबस आपको एक दिन पहले एडवांस में दे दिया जाता है। जो भी इन 3 क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करता है उन्हें उनकी प्रिपरेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए हम देते हैं अमेजॉन का गिफ्ट कार्ड वर्थ 500 रुपीज। करना क्या है, अपने आंसर सबमिट करने हैं अपनी ईमेल आईडी के साथ। ठीक है जी, करेक्ट सीक्वेंस में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, R1 R2 R3। तो तीनों के आंसर्स अपनी ईमेल आईडी के साथ वहां पर आपको पोस्ट करने हैं और जो सबसे पहले करेक्टली आंसर करेगा उन्हें वहां पर एक गिफ्ट कार्ड भेजा जाता है। रिवाइज किस तरीके से करेंगे, तो जैसे कि आपको पता ही है हमारा जो प्रीमिक्स है वो प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कंपाइलेशन प्रोवाइडेड है हर एक सब्जेक्ट के अलॉन्ग विद द वीडियो एंड पीडीएफ, जाके जरूर देखिए इसे अच्छे से। तो इकोनॉमी का दिन है आज, तो आज के 3 क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बात हो रही है वेज एंड मीन्स एडवांसेस की। बताइए इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट्स आपकी इससे रिलेटेड करेक्ट हैं। दी गई हैं 3 स्टेटमेंट्स, 4 कोड्स। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, वीडियो पॉज करके करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। R2 में कह रहे हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, तो आराम से पढ़िए इन स्टेटमेंट्स को। काफी बार आपके एपीएस डिस्कस हुए हैं। R3 देखते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं। ये थे आपके 3 क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको करना है। ठीक है जी, R1 R2 R3 करेक्ट सीक्वेंस में करना है, अपनी ईमेल आईडी के साथ वहां पर आंसर पोस्ट कर देना है। अब कल है आपका एनवायरनमेंट का दिन, तो कल हम जो इस वीक मई जून जुलाई के प्रीमिक्स कवर कर रहे हैं वही हम कल भी करेंगे। आपको क्या करना है, रिवाइज करने हैं ये सारे प्रीमिक्स अपने कहां पर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां पर जाके। ठीक है जी, कल के जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे इन प्रीमिक्स से आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा हमारे जो इनिशिएटिव्स चल रहे हैं आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और बेहतर बनाने के लिए, कि क्रैश कोर्स अगर आपको दोबारा रिवीजन करना है तो उसकी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। स्टैटिक पोर्शन भी अगर आपको रिवाइज करना है तो वो भी ऑप्शन है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो कि इस टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कंडक्ट करना ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो उसका जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट है जो कि 10 टेस्ट हैं उसका कॉम्बो अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है जी, फिर हमारा कॉम्बो कोर्स है उसकी भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। सारी डिटेल्स वेबसाइट पर हैं, जाके चेक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम हर एक कोशिश करेंगे आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की। तो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। डेली के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके और चीजें आप अच्छे से रिटेन कर सकें अपने एग्जाम से पहले। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।